जय हिंद। सरकार ने अपने ही आदेश से लिया यू टर्न। अब आप यूपीएस छोड़कर एनपीएस में वापस लौट सकते हैं। ये एक ब्रेकिंग अपडेट आया है 20 अगस्त 2025 के जारी हुए ऑफिस मेमोरेंडम के बाद। सरकारी कर्मचारी जिन्होंने यूपीएस अपना लिया था वापस एनपीएस में जा सकते हैं। साथियों, सवाल ये उठता है कि इसके लिए एलिजिबल कौन है और ये ऑप्शन आपको कब तक देना होगा, इसमें आपका फायदा क्या है और सरकार ऐसा फैसला क्यों लेकर आई है जिसमें सरकार को अपने ही आदेश को पलटना पड़ा। इसकी पूरी सच्चाई क्या है, सरल भाषा में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथियों, ये फैसला सीधे आपकी पेंशन, रिटायरमेंट प्लानिंग और आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ा है। एक गलती पूरे लाइफ की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बदल सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन एक तरफा और फाइनल है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे नंबर 1, इस खबर की पूरी डिटेल क्या है, टाइमलाइन क्या है। नंबर 2, कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन नहीं है। डिसिप्लिनरी केस और पनिशमेंट के केस में क्या करना होगा। नंबर 3, स्विच करने के बाद आपको क्या मिलेगा। नंबर 4, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। नंबर 5, किसे स्विच करना चाहिए और किसे नहीं। आपको आसान थंब रूल्स बताऊंगा जिनके जरिए आपको आसानी होगी डिसीजन लेने में। और छठा, आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा किस तरीके से आपके लिए ये नियम लागू होगा। साथियों, बस 5-6 मिनट दीजिए, ये आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये जानकारी मददगार लगे, उपयोगी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ताकि बाकी पेंशनर्स और कर्मचारियों को भी ये जानकारी मिल पाए। चलिए साथियों, सबसे पहले नंबर 1 स्टेप, हेडलाइन की पूरी डिटेल क्या है उसको समझते हैं। सरकार ने कहा है कि यूपीएस में मौजूद सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी एक बार का ऑप्शन लेकर एनपीएस में वापस आ सकते हैं। इसके लिए टाइमलाइन क्या रखी गई है। पहला, अगर आप नॉर्मल रिटायरमेंट के केस में हैं तो आपकी रिटायरमेंट की तारीख के 1 साल पहले तक आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वीआरएस के केस में, वीआरएस यानी वॉलेंटरी रिटायरमेंट, आप अपना रिटायरमेंट खुद डिसाइड कर रहे हैं, उस केस में आपकी जो रिटायरमेंट की तारीख है उसके 3 महीने पहले तक आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और रेजिग्नेशन और रूल नंबर 56 के तहत आपको 3 महीने का समय मिलेगा ये ऑप्शन चूज करने का। और अगर आपने समय पर ऑप्शन नहीं दिया, मतलब आपने कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया, तो आप यूपीएस में ही रहेंगे। इसके बाद आता है साथियों, कौन इसके लिए एलिजिबल हैं और कौन नहीं है। तो सबसे पहले ये नियम किसके ऊपर लागू नहीं होगा, उनके ऊपर जिनको रिमूवल, डिसमिसल या कंपल्सरी रिटायरमेंट जैसी सजा दी गई है, उनके लिए ये नियम लागू नहीं होगा। जिनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या केस चल रहा है उनके लिए ये नियम नहीं है, ये सुविधा उनको नहीं दी जाएगी। अभी अगला स्टेप क्या है, स्विच करने के बाद क्या बदलेगा, मतलब आप अगर यूपीएस से वापस एनपीएस लौट जाते हैं तो क्या क्या चीज में बदलाव आएगा। नंबर 1, एक बार एनपीएस में लौट गए तो यह फैसला फाइनल होगा, मतलब आप वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। इससे आपके जो यूपीएस की अश्योर्ड बेनिफिट्स थे वो सब खत्म हो जाएंगे और आपके ऊपर सारे नियम, एनपीएस के जो नियम हैं वही लागू होंगे। और सरकार आपको अपनी ओर से 4% का डिफरेंशियल डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न मानकर आपके एनपीएस कॉर्पस में एग्जिट के समय क्रेडिट करेगी। इसको आसान भाषा में समझते हैं, यूपीएस से एनपीएस जाने पर सरकार 4% का जो अंतर बनता है, ये अंतर कौन सा है, जो आप पैसा जमा कराते हैं महीने की महीने, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगी और आपके एनपीएस फंड में जोड़ देगी। लेकिन ये पैसा आपको रिटायरमेंट या एग्जिट के समय ही मिलेगा। अगला, फैसला कैसे लें, इसके लिए आपको 3 बातें समझनी होंगी। नंबर 1, आपके रिटायरमेंट में कितना समय बचा है।
अगर आपके रिटायरमेंट में कई साल बचे हुए हैं और आप मार्केट लिंक ग्रोथ को स्वीकार कर सकते हैं, मतलब आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, आपको मार्केट लिंक जो ग्रोथ है वो चाहिए, तो आप एनपीएस पर विचार कर सकते हैं। अगर आपका रिटायरमेंट नजदीक है और आपको पक्का बेनिफिट चाहिए, गारंटीड बेनिफिट चाहिए, तो आपका यूपीएस में रहना ही बेहतर होगा। दूसरा साथियों, आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता अच्छी है तो आप एनपीएस में जा सकते हैं, क्योंकि यहां आपको ज्यादा ग्रोथ मिलने की संभावना है। यूपीएस में आपको गारंटी मिलती है, लचीलापन कम होता है। तीसरा साथियों, आपके परिवार की जरूरतें कैसी हैं और आपको कितना कैश फ्लो चाहिए रिटायरमेंट के समय। साथियों, रिटायरमेंट के बाद अगर आपको मंथली स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब आपको घर खर्च के लिए पैसा चाहिए, तो आपका यूपीएस में रहना सही है। अगर आपको ज्यादा पैसा एट ए टाइम चाहिए, कॉर्पस के जैसे, उसके लिए आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको कुछ अपना खुद का काम करना है, बिजनेस करना है, तो उस केस में आपका एनपीएस में जाना सही होगा। अगला स्टेप क्या है साथियों, अप्लाई कैसे करें, इसकी प्रैक्टिकल प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले नंबर 1, ऑफिस मेमोरेंडम जो जारी हुआ है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 20 अगस्त 2025 का संदर्भ लेकर आपको अपने हेड ऑफिस या डीडीओ को लिखित में अपना ऑप्शन देना होगा। नंबर 2, लेखन में जो आप एप्लीकेशन लिखेंगे उसमें साफ साफ सब्जेक्ट में लिखना होगा यूपीएस से ऑप्ट आउट कर रहे हैं, मतलब यूपीएस छोड़ रहे हैं और एनपीएस में वापस आना चाहते हैं। डिक्लेरेशन देना होगा कि आपको यह पता है कि यह फाइनल और वन टाइम नेचर का डिसीजन है। इसके बाद आपको तीसरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे सर्विस बुक की एंट्री, लास्ट पे सर्टिफिकेट और आईडी प्रूफ, या फिर विभाग और भी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगता है तो वो आपको देना होगा। नंबर 4, एक्नॉलेजमेंट जरूर लेना है, डायरी नंबर और रसीद आपको अपने पास फ्यूचर के लिए रखनी है। नंबर 5, विभाग आपके केस को पीएओ, पीआरएओ और सीआरए चैनल के जरिए प्रोसेस कर देगा और इसकी आपको ईमेल पर और आपको एसएमएस के जरिए आपको इसकी सूचना मिलेगी, जिसकी कॉपी आपको सुरक्षित रखनी है, भविष्य में ये आपके काम आएगी। अगला स्टेप क्या है साथियों, अभी मैं आपको रियल लाइफ के उदाहरण देकर समझाऊंगा कि डेडलाइन को कैसे समझना है। पहला उदाहरण क्या है, सुपरएन्युएशन। अगर आपकी रिटायरमेंट की तारीख 30 जून 2032 है मान लीजिए, तो आपको 30 जून 2031 तक ये ऑप्शन देना होगा। दूसरा केस, अगर वीआरएस आप 31 मार्च 2027 को वीआरएस लेना चाहते हैं तो 31 दिसंबर 2026 तक आपको ऑप्शन देना जरूरी है, मतलब 3 महीने पहले। तीसरा, अगर रेजिग्नेशन या रूल नंबर 56 के तहत आप सर्विस छोड़ रहे हैं तो भी आपको 3 महीने का समय मिलेगा अपना ऑप्शन कंफर्म करने के लिए। अगला स्टेप है साथियों, किसे स्विच करना चाहिए और किसे नहीं। इसके लिए मैं आपको कुछ थंब रूल बताऊंगा। अगर आप स्विच करने पर विचार कर रहे हैं तो आप इसको ध्यान से समझिए। पहला चीज, अगर आपके रिटायरमेंट में लंबा समय बचा है और आप मार्केट लिंक रिटर्न को समझते हैं, मतलब आप ग्रोथ को समझते हैं और एनपीएस की फ्लेक्सिबिलिटी आपको आकर्षित करती है, तो आप स्विच कर लीजिए। मतलब अगर आपको रिटायरमेंट में अभी टाइम है और आपको मार्केट समझ आता है कि हाँ मार्केट में ग्रोथ मिलेगी और आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो आपके लिए एनपीएस अच्छा होगा और आप एनपीएस में स्विच कर लीजिए। किन कर्मचारियों को स्विच अवॉइड करना चाहिए, मतलब उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए? जिनका रिटायरमेंट नज़दीक है, जिनको अपने परिवार को चलाने के लिए महीने की महीने एक रकम की ज़रूरत है, एक एश्योर्ड अमाउंट की ज़रूरत है, उनका बेनिफिट मतलब पक्का बेनिफिट जिनको सही लगता है और जो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, जो स्थिरता को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उनको स्विच नहीं करना चाहिए, उनको यूपीएस में रहना ही सही होगा। अगला स्टेप है साथियों, कॉमन मिस्टेक्स जिनसे आपको बचना है। पहला, कट ऑफ मिस नहीं करना है, मतलब अगर आपको बदलाव करना है तो जो मैंने आपको कट ऑफ बताए हैं अलग अलग केस में, उनको ध्यान रखना है। दूसरा,
लिखित प्रूफ और एक्नॉलेजमेंट ना लेना। आपको एक्नॉलेजमेंट, अगर आप स्विच कर रहे हैं तो उसका एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट लेना बहुत जरूरी है। तीसरा, आपको सोचना है कि वापस यूपीएस में लौट पाएंगे या नहीं। साथियों, अगर आपको ये लगता है कि आप वापस एनपीएस में चले जाएंगे और फिर वापस यूपीएस में चले, ऐसा नहीं है, ये वन वे है, इसलिए सोच समझ के डिसीजन लेना है। चौथा, डिसिप्लिनरी और पेंडिंग केस इग्नोर करना, मतलब ऐसे केस जिसमें एलिजिबिलिटी नहीं है, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। पांचवा, फैमिली बेनिफिट के असर को अनदेखा करना। एनपीएस बनाम यूपीएस में स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, विभाग से लिखित क्लियरिटी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों ये वन टाइम ऑप्शन है। इसके लिए अभी आपको एक चेकलिस्ट बताता हूं, उस चेकलिस्ट को आप ध्यान से अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 1, आप एलिजिबल हैं, मतलब कोई डिसिप्लिनरी या पनिशमेंट केस नहीं है तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा, डेडलाइन नोट कर लिया आपने, सुपरएनुएशन 1 साल, वीआरएस और अन्य केसेस में 3 महीने। तीसरा, वन वे नेचर समझ लिया है, मतलब एक ही बार हो सकता है। चौथा, लिखित ऑप्शन और एक्नॉलेजमेंट आपने ले लिया है। और पांचवा, ऑफिस मेमोरेंडम 20 अगस्त 2025 का कॉपी और मेल आपने सेव कर ली है। तो साथियों, सरकार का ये कदम आपके लिए मौका भी है और जिम्मेदारी भी है, क्योंकि ये फैसला एक बार का है। सही जानकारी लेकर समय पर लिखित में कदम उठाइए और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कीजिए। अगर ये वीडियो उपयोगी लगा तो आप लाइक कीजिए और अपने कर्मचारी साथियों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही भरोसेमंद वेलफेयर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथियों, मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।